नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही पेपर की सीरीज़ हम आपको लाते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? ये आपका क्या है, आपका विकास से आपका प्रश्न है। ये आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में से भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ठीक है, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशा होता है, या फिर विकास एक असतत प्रक्रिया है, या फिर विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि विकास का जो दिशा होती है वह क्या होती है, अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। ठीक है, शीर्षगामी यानी विकास जो होता है सिर से लेकर आपका कहाँ से तक चलता है, सिर से लेकर पैर तक चलता है। और अधोगामी विकास क्या होता है, आपका जो है बीच से आपका बाहर की ओर चलता है। ठीक है, ये आपके दो प्रकार के विकास हो गए। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा एक सही कथन है, उसका चयन करना है आपको। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही है ये। बाल्यावस्था वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है, नहीं ये गलत है, 10 में नहीं बांटा गया है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, ये गलत है यहाँ पे कि सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, जबकि क्या है, सामाजिक बच्चा जब समाज में रहता है तब भी उसका क्या है, विकास होता रहता है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि बच्चों का विकास केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा मैंने कहा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, सामाजिकरण या फिर परिपक्वता? पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होना उसे हम क्या बोलते हैं, परिपक्वता, यानी क्या बोलते हैं हम, मैच्योरिटी बोलेंगे हम। ठीक है, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है? तो प्राथमिक कारक मैंने आपको बताया, केवल परिवार आपका क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, मीडिया नहीं, विद्यालय नहीं, मीडिया नहीं। तो पहले ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक, और जो आपका द्वितीय कारक है वह क्या आपका विद्यालय या फिर मीडिया भी हो सकता है, पास पड़ोस भी, ये सब आपके दूसरे द्वितीय कारक है। लेकिन कहीं पर भी आपको प्राथमिक कारक बोलेगा समाजीकरण का तो वह केवल और केवल क्या हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? बच्चा किस उम्र का है, 7-8। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने कौन सा दिया था, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो वह किस हिसाब से आपका निर्णय लेने का क्या आधार है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन करना, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत? तो नैतिक सिद्धांत क्या है, आपके अंतिम चरण है, ये नहीं होगा, समाज में भी नहीं है, सामाजिक व्यवस्था भी नहीं है, वह केवल और केवल क्या है, 7 और 8 साल का बच्चा क्या है, दंड और आज्ञा का पालन करने के लिए अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था, आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जिन्होंने आपके 6 चरण बताए थे नैतिक विकास के।
अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? क्रमबद्धता क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसी लंबाई पर आधारित क्रम देना, यानी क्रमबद्धता क्या होती है? सपोज हमने क्या बोला आपको कि एक वस्तु है, उसकी लंबाई है 10 मीटर, दूसरे की लंबाई है 5 मीटर और तीसरे की लंबाई कितनी है 4 मीटर। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? क्रमबद्धता। तो हम क्या लगाएंगे? L1 ग्रेटर देन L2 बड़ा है L3 से, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है? क्रमबद्ध में लगाएंगे। तो यही आपसे पूछ रहा है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसी लंबाई पर आधारित क्रम देना, यह क्रमबद्धता कहलाएगी। दूसरों की परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता यानी तुलना करना, ये तो गलत हो जाएगा आपका। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है? नहीं। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्र करने की क्षमता? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्रमबद्धता क्या होगी? किसी वस्तु को क्या है? क्रम में लगाना, ठीक है, वो कहलाई जाएगी आपकी क्रमबद्धता। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ठीक है, जीववाद है, केंद्रीयता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, या फिर संक्रामक परिणाम निकालना है। ठीक है, कि वह क्या है? वह सोच रही है कि चिकनी मिट्टी के गोले से यदि दबाएंगे तो एक सांप परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चिकनी मिट्टी से वह क्या है? एक सांप बना रही है, तो इसका मतलब वह कह रही है कि चिकनी मिट्टी क्या है? बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वह यह नहीं समझ पा रही है कि इस सांप से वह क्या है? चिकनी मिट्टी दोबारा बना सकती है। ठीक है, उसने एक चिकनी मिट्टी लिया और उससे क्या है? सांप बना दिया। अब उसमें क्या है? केंद्रीयता आ गई, यानी अपने जो विचार हैं उसको एक ही जगह पे रख सकती है, वो कि यह क्या है? बदल नहीं सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीयता बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण पर, या फिर सार्वभौमिकता पर? तो मैंने आपको बताया कि लेव वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास है वह किस पे निर्भर करता है? वह सामाजिक संरचना पे निर्भर करता है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यानी जब बच्चा क्या है? खुद से वार्तालाप करता है तो उस संवाद को लेव वाइगोस्की ने क्या है? निज संवाद, उच्च स्वर में वार्ता करना, पाड़, या फिर स्व केंद्रिता? स्व केंद्रित नहीं, पाड़ जो आपको वाइगोस्की ने कहा था वह क्या एक मदद होती है जो हम बच्चे की करते हैं, तो ये भी नहीं है। उच्च स्वर में वार्ता करना, ये भी गलत हो जाएगा। उसे वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा जब क्या है? खुद से बात करता है तो उसे उसने कहा निज वाक या फिर निज संवाद। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता होगी? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। ड्रिल यानी क्या है? बार बार दोहराना, गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव करना, यानी किस बच्चे की योग्यता कैसी है उसके हिसाब से उनको बांटना, अलगाव करना, ये गलत हो जाएगा। सहयोगितापूर्ण अधिगम करना, बिल्कुल सही। सहयोगितापूर्ण अधिगम करना, या फिर पुरस्कार और दंड। मैंने बोला जहाँ पे भी पुरस्कार एवं दंड आएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सहयोगितापूर्ण अधिगम। एक बच्चे में दूसरे के इरादों और अच्छाइयों को समझने की क्षमता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे को जो है इच्छाओं को समझ सकता है, तो यह किस प्रकार की बुद्धि है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो उसी प्रकार से आपका प्रश्न है, स्थानिक बुद्धि किसकी होती है? स्थानिक बुद्धि आपका जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं, जो बताते हैं कि सपोज आपने एक कमरा दिया तो इसमें क्या है? कितने आपके कमरे आएंगे, ये सब कौन? स्थानिक बुद्धि किसकी होती है? आपकी आर्किटेक्ट वगैरह की होती है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अंतर्व्यक्तित्व, अंतराव्यक्तित्व, ये दोनों में से एक है। प्राकृतिक बुद्धि आपकी प्रकृति, जिन व्यक्तियों को आपका प्रकृति की जानकारी होगी उनमें कौन सी बुद्धि होगी? आपकी प्राकृतिक बुद्धि होगी, जिसे हम नेचुरलिस्टिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलेंगे? आपका प्रकृतिवादी या फिर नेचुरलिस्टिक बोलेंगे इसे। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी अंतर व्यक्तित्व बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है जिसमें क्या है, दूसरे के इरादों को पहचाना। जैसे आपके जो होते हैं मनोचिकित्सक होते हैं या फिर मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो क्या है, आपकी इच्छाओं का, आपके मन में क्या चल रहा है उसका क्या है पता लगा सकते हैं। उस बुद्धि को हम अंतर व्यक्तित्व कहेंगे, ठीक है। और अंतरा यानी क्या है, जब खुद के अंदर के हम अपनी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अंतरा। और दूसरे के जो होता है वह अंतर होता है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आपका इंटर पर्सनल, और यहाँ पे बोलेंगे आपका इंट्रा पर्सनल, ठीक है, इंट्रा पर्सनल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, ठीक है। जो 2020 की आपकी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या कहती है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षणिक और प्रायोगिक उन्नति में बाधक है। यानी अगर आप क्या है अपनी मातृभाषा को पढ़ रहे हो तो आप क्या है वह आपकी पढ़ाई में बाधा डालेगा, गलत हो जाएगा। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कि आपका बच्चे को क्या सबसे पहले क्या आप अंग्रेजी सिखाओगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तीसरा कह रहा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, कि अगर बच्चा क्या है बहुभाषिकता बहुत सी भाषा ही सीखेगा तो उसके संज्ञानात्मक विकास होगा, बिल्कुल सही है ये। द्विभाषा उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। द्विभाषा, ठीक है, यानी द्विभाषा उकाव, अगर बच्चे को दो भाषा आती है तो वो क्या उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। लैंगिक भूमिका क्या है, आपसे पूछा गया है। अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना या फिर आनुवांशिक निर्धारण है। आनुवांशिक भी नहीं है, जैविक भी नहीं है, जन्मजात भी नहीं है, यह एक अधिग्रहित व्यवहार है लैंगिक भूमिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपका जो है, इसे हम बोलते हैं आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है आपका, बच्चा जो है उसका केवल हमें क्या है लास्ट में ही नहीं मूल्यांकन करना है। जैसे आप एनुअल एग्ज़ाम देखते हो, ठीक है, आपका वार्षिक एग्ज़ाम होता है, केवल वही नहीं देखना है, बल्कि इसमें क्या होता है बच्चे के हम क्या इंटरनल एग्ज़ाम देखते हैं, यूनिट टेस्ट देखते हैं, ठीक है। उसके आधार पर भी बच्चों को क्या है हम उसका मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें उसका शैक्षणिक पक्ष भी आएगा और सह शैक्षणिक पक्ष भी आएगा। यानी अगर कोई बच्चा क्या है शिक्षा में अगर पढ़ने में कम है और स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके जो स्पोर्ट्स के नंबर है वह भी इसमें जुड़ेंगे, तो शैक्षणिक भी हो गया और सह शैक्षणिक भी हो गया, ठीक है। ये आपका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहता है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना गलत हो जाएगा। छात्रों की समझ का आकलन करना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, बिल्कुल सही, कि इससे क्या है छात्रों की समझ करना है, आकलन करना, और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना है, छात्रों के अनुसार बनाना, बिल्कुल सही। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, बांटना नहीं। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल होना घोषित करना, सफल विफल घोषित करना गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 15वां प्रश्न है, आपकी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए, ठीक है, किन बातों पर विचार करना चाहिए। और ये आपको दिए गए हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कौन कौन सा इसमें सही है, ठीक है। मूल्यांकन किस हिसाब से एक शिक्षक को करना चाहिए कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। शिक्षक कह रहा है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ये तो आपका गलत लग रहा है।
दूसरा कह रहा है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। बिल्कुल सही, ये सही है आपका। कौन सी विधि शिक्षक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगी। बिल्कुल सही। कौन सी विधि छात्रों को चिन्हित करने और उनके वर्गीकृत यानी उनको अलग करना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिणाम के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। परिणाम के लिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। तो स्टूडेंट्स, कैसे लग रही है आपको क्लास? आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी समावेशी शिक्षा क्या होती है। ऑप्शन देखते हैं आप। समावेशी शिक्षा क्या होती है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराना। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई, सिर्फ जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका केवल आ गया, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन कैंसिल करना आना चाहिए, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा, बिना देखे आप ये वाला बता सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि सिर्फ केवल ओनली इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश पेडागोजी में आपका ओनली जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यानी योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, यह किसका उद्देश्य है, यह है समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, ये आपका इंग्लिश पेडागोजी में भी काम आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के शब्द भी, कि समावेशी शिक्षा जो होती है उसे हम बोलते हैं आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। जिसमें हम बिना भेदभाव, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है या फिर कोई बच्चा एवरेज बच्चा है, किसी बच्चे को समझ नहीं आता या फिर कोई बहुत होशियार बच्चा है, सभी बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका समावेशी शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। कथन और कारण का प्रश्न है ये, कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कि अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसे पाठ्य सामग्री के विभिन्न तरीके प्रयोग करने चाहिए। बिल्कुल सही है ये। कारण कह रहा है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षण शास्त्र को उनके अनुकूलन बनाना चाहिए। यानी अगर एक शिक्षक जो है वह बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे जो है उसका जो टीएलएम होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होगा, उसको क्या है बच्चों के अनुकूल बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है। बिल्कुल सही है ये, यानी कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम यहाँ पे। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है? ठीक है, पठन वैकल्य, लेखन वैकल्य, यहाँ पे आलेख नहीं होगा, ये लेखन होगा, ठीक है, लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य, ये यहाँ पे गुणन वैकल्य होगा, थोड़ा मिस्टेक और किया, गुणन वैकल्य और ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं आपका, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी बच्चा इसमें ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। लेकिन ध्यान केंद्रित यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि वह क्या है लिख रही है, लेकिन उसको लिखनाई में क्या है, लिखने में क्या है कठिनाई बना रही है, वह शब्द बनाने और शब्दों के बीच में अंतराल नहीं कर पा रही है, यानी गैप नहीं बना पा रही है, ठीक है। सपोज उसने आम हमारा, इस प्रकार से वो क्या है यहाँ पे गैप नहीं बना पा रही है, वो इनको क्या है एक साथ लिख दे रही है, तो इस प्रकार से वो शब्दों को क्या है उससे क्या है लिख नहीं पा रही है। तो डिसकैलकुला, यानी डिसकैलकुला क्या होता है, गुणज वैकल्य, इसे हम गुणज वैकल्य कहते हैं, जिसमें बच्चे को गणित में दिक्कत होती है, ये भी नहीं है। पठन वैकल्य पढ़ने से रिलेटेड नहीं, यह हो जाएगा आपका लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसग्राफिया, कि बच्चे को क्या है लिखने में तकलीफ हो रही है
ठीक है, वह शब्दों के बीच क्या है स्पेस नहीं बना पा रही है, तो उसे क्या है डिस्ग्राफिया है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को एक शिक्षक को क्या है दूर करना है, तो कैसे वो दूर करेगा? मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना। मैंने बोला आपको जहाँ पे भी मानकीकृत परीक्षण या पद्धति आ जाएगी गलत हो जाएगा। शिक्षा शास्त्र उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, सही लग रहा है। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एकरूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। रटने पर बल देना गलत हो जाएगा। और कागज पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। कागज पेंसिल या फिर पेपर पेंसिल टेस्ट जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर केवल दूसरा हो जाएगा कि शिक्षा शास्त्र उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म इसे हम इंग्लिश में कहेंगे? अवधारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीयकरण या फिर अभिसारी चिंतन। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग इसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी जो होता है आपका एक होता है आपका, ये तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, सृजनात्मकता यानी कंस्ट्रक्टिविज्म लाना है आपको। ठीक है, सृजनात्मकता लानी है तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, जो कि होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्योंकि इंग्लिश में भी आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको बता देता हूँ। आपका जो यही आपकी पैडागोजी जो है इंग्लिश में भी इसी प्रकार से पूछी जाएगी कि कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकिंग। तो इसका हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी अपसारी चिंतन, सॉरी अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन कंस्ट्रक्टिविज्म आपका गलत हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि बच्चा जो है बहुत सी दिशाओं में किसी भी प्रश्न को सोच सकता है, उसे हम बोलेंगे आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्ज करना। अगला प्रश्न है कि छोटे बच्चे किसके द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसके माध्यम से अर्थ निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा, बिल्कुल सही है। खेल द्वारा, बिल्कुल सही। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, बिल्कुल सही। या फिर सहपाठियों और वयस्क से सहभागिता द्वारा, यानी अपने जो उनके सहपाठी होते हैं उनके साथ बैठकर, और जो उनके बड़े होते हैं उनके साथ बैठकर भी ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी ऑप्शन आपके सही हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जा रहे हैं अब। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10-10 अंकों को 3-3 अंकों के समूह में बाँटकर याद करने को कहती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति क्या कहलाएगी? खंडीकरण कहलाएगी, कूट लेखन कहलाएगी, या फिर आत्मसात कहलाएगी, या फिर अनुकूलन कहलाएगी? तो जो शिक्षक जो है वो अब बच्चों को क्या है नंबर याद करने के लिए उसने क्या है 10 नंबर को 3-3 या फिर 4-4 भागों में बाँट दिया। तो इस प्रकार से बच्चे को क्या है पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा, और फिर क्या है इससे बच्चा क्या है आसानी से उसे याद कर पाएगा, यानी तो इसका खंडीकरण किया उसने, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ठीक है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दिशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना, विषय वस्तु को रटना, या फिर दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना। रटना गलत हो जाएगा, निष्क्रिय अनुकरण गलत हो जाएगा। और उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन करना, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान को अर्जन करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये फिर से आपका
मल्टीपल चॉइस प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम अनुसार छात्रों की पढ़ने को सुसाध्य करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको सही बताना है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उन्हें सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। तो मैंने आपको बोला कि पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना भी गलत माना जाता है। ठीक है, प्रमति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। यानी पुस्तक भी देती है, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें दिया प्रवृत्ति ने, और फिर क्या है, उन पर परिचर्चा को करने के लिए भी कहती है। ये आपका सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखते हैं, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ संबंधित संकेत के इस्तेमाल पर बल देती है। यानी संदर्भ में पढ़ाना, ये भी आपका सही होता है। ठीक है, तो तीसरा आपका सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला आपका गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करके आए। यानी उन्हें क्या है, कॉपी करने के लिए कह रही है। दोहराना जहाँ पे भी आ जाएगा कि 5 बार शब्दों को लिखो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ठीक है, ये 24वां आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आप उसको सुसाध्य करेंगे शिक्षक होने के नाते। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, डर की भावना पैदा करना गलत। समस्याओं के समाधान हेतु निश्चित तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। समस्याओं के समाधान हेतु निश्चित तरीके, यानी एक ही तरीके को निश्चित तरीके, ध्यान से आप अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे कि समस्या के समाधान तो बता रहा है शिक्षक, लेकिन क्या है कि निश्चित तरीके, एक ही तरीके से बता रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना या फिर निष्क्रिय रटन पद्धति, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रटन पद्धति गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, 26वां प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। संदर्भ रहित अधिगम गलत हो जाएगा। एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है ये। रट्टा मारना गलत हो जाएगा, और नकल करना ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से आप अगर एक एक शब्द को भी आप पढ़ेंगे, जैसे रट्टा लगाना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा काम देना, या फिर बच्चा क्या है, ड्रिल कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना, ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को आप कॉपी करवा रहे हो बच्चों से, ये सब आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे को प्रोत्साहित करना, बच्चे को रटने नहीं देना, या फिर उसके जो विचार है उसको हम अगर प्रोत्साहित करना, ये सब आपके क्या है, पॉजिटिव वर्ड होते हैं, यानी सही शब्द होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। शर्म, गुस्सा, गर्व या फिर उत्कंठा। अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों, यानी अंदर से ही बच्चा मोटिवेट हो रहा है, तो उसे शर्म क्यों आएगी, गुस्सा भी नहीं आएगा, उत्कंठा भी नहीं, उसे गर्व होगा कि उसने क्या है, उस काम को खुद किया है या फिर अंतरात्मा से किया है। आंतरिक कारणों के आरोपित करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बहुसंवेदनीय उपागम, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम को इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह प्रभावशाली बनाता है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, नहीं। यह शिक्षक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय देता है, नहीं। अज्ञान पारणिकता, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह अधिगम के एक और प्रभावी बनाता है। कौन? आपका बहुसंवेदनीय उपागम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम।
बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांति गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जहाँ पे भी आपका नहीं आएगा यानी आपको गलत ढूंढना है, ठीक है? आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांति को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को हतोत्साहित करना आपका गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है? अगर आपको पहला मिल गया है तो आपको देखना नहीं है, ज़्यादातर हद तक आपका जो है पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। फिर भी हम देख लेते हैं। बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, यानी बच्चे जो हैं भ्रांतियाँ गलतियाँ करते हैं, वो स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संभावनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, बच्चा गलती करेगा तो महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं भ्रांतियाँ सदैव निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास और की दुनिया से के बाहर के बारे में सहज समझ को प्रदान करती है। यानी बच्चे अगर गलतियाँ करेंगे तो उससे क्या होगा, वह और कुछ भी सीखेंगे, ये कहना चाहता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है हमें, ठीक है? तो यही आपका क्या है, ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है? क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेहनत पसंद आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए, पहला आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि मूर्त प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? ठीक है, पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, यानी कौन मानते हैं कि हमें बच्चों को क्या है, पुरस्कार देना चाहिए? मानववादी मानते हैं, जिसे हम क्या ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं। व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट मानते हैं। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिविस्टिक बोलते हैं। या फिर सामाजिक सांस्कृतिक, यानी जो आपके कौन है, आपके वाइगोस्की हैं। सामाजिक सांस्कृतिक भी नहीं कहते हैं। संज्ञानात्मक कौन है, आपके प्याजे, ये भी नहीं कहते हैं। मानववादी भी नहीं कहते हैं। ये आपके कहते हैं व्यवहारवादी, यानी बिहेवियरिज्म या फिर बिहेवियरिस्ट जो कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें बच्चे को क्या है, पुरस्कार भी देना है और उसे क्या है, दंड भी देना है। ठीक है, यानी ये पुरस्कार और दंड पे ज़्यादा बल देते हैं। कौन? आपके व्यवहारवादी। ठीक है, जैसे आपके स्किनर हो गए, आपके पेवलव हो गए, ये सब आपके क्या है, आपके व्यवहारवादी हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको क्लास ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आती है तो शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक मोटिवेशन हमें भी मिलता है। ऐसे ही आपको नई MCQ की सीरीज़ लाते रहेंगे, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।